हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी। सबसे पहले 88th इंडिपेंडेंस डे की आप सबको शुभकामनाएं। पहली बार इंडिपेंडेंट इंडियन हिस्ट्री में आज ये हुआ है कि लाल किले पे वंदे मातरम गाया गया है बिफोर अनफ्लरिंग द फ्लैग। सो इट इज सर्टेनली अ हिस्टोरिक मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस एंड फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू मेंस के लिए हमारे लिए क्वेश्चन रहता है कि वंदे मातरम सॉन्ग का जो पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है आप वो समझें। लेटेस्ट कौन से एक्ट में क्या अमेंडमेंट हुआ है, जो पीनल प्रोविजन है वो क्या आया है, और कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन अगर इसे बनाते हैं क्रिटिकल एनालिसिस के साथ तो क्या इसकी जरूरत है, क्या ये आर्टिकल 14 को वायलेट करता है, आर्टिकल 21 को वायलेट करता है, 19 को वायलेट करता है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस पे मेंस का एक क्वेश्चन सर्टेनली बन सकता है। सो ये है हमारे वन टॉपिक पेज की लेक्चर सीरीज जिसमें हम इकोनॉमी के कुछ सेक्शंस आज फिर से डिस्कस करेंगे। हमने कोशिश की है कि एक पेज में उस एक टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है हम उन सारी इंफॉर्मेशन को उस एक पेज पे लेके आते हैं। ठीक है, तो इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल है। ऑल्सो हमारा जो हमारी जो वेबसाइट है उस पे जो फ्री रिसोर्सेज का सेक्शन है उस पे भी आपको अवेलेबल है। सो उससे आप जो है हमारी पीडीएफ ले सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक, जेनेटिकली मॉडिफाइड organisms। ओके, इन न्यूज क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का 2024 में जो है एक स्प्लिट जजमेंट आता है रिगार्डिंग द यूज ऑफ जीएमओ DMH11 मस्टर्ड सीड्स से ये था। तो हमारे जो जीपीएससी का सिलेबस अगर हम साइंस एंड टेक का देखें तो उसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का भी एक टॉपिक है, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये एक टॉपिक है। तो बायोटेक्नोलॉजी उसका ऑलरेडी एक टॉपिक है तो उसको आप जो है कवर अप कर सकते हैं। तो व्हाट आर जीएमओ? बेसिकली ऑर्गेनिजम्स whose genetic material has been altered using genetic engineering। ठीक है, डीएनए में चेंजेस करना, उसकी भी बहुत सारी टेक्निक्स आती है। डीएनए को कट करके दूसरे डीएनए वेरिएंट को मर्ज करना, देयर आर एंडलेस टेक्निक्स। ठीक है, बेसिकली रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम जनरेट करते हैं। जो टैक्टिक्स हमें चाहिए होते हैं उसी को हम जो है डीएनए के साथ रिप्लेस करते हैं, जिसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। एंड देन इवेंचुअली वी ट्राई टू ब्रिंग दैट पर्टिकुलर ट्रेट्स इन द न्यू स्पीशीज। फॉर एग्जाम्पल, आपको पेस्ट रेजिस्टेंट आपका प्लांट चाहिए तो वो पेस्ट रेजिस्टेंट जो उसमें एबिलिटी है वो डीएनए जनरेट करके हम इसमें मर्ज करते हैं, रिकॉम्बिनेशन करते हैं, एंड देन यू ब्रिंग द न्यू वेरिएंट इन द क्रॉप। और ये है हमारा बीटी कॉटन। बीटी कॉटन बेसिकली पेस्ट वेरिएंट ही एक कॉटन वैरायटी है आपके कॉटन की। सो जीएमओ हमेशा से न्यूज में रहता है। ठीक है, एवरी अदर टाइम इट इज ऑलवेज इन द न्यूज। एग्रीकल्चर की अगर हम हमारी बात करें तो जो हमारे साइंटिस्ट हैं, ठीक है, ये हमेशा से उनकी कोशिश रहती आई है एंड हमेशा R&D इसमें चलता है कि इंडियन एटमॉस्फेयर के हिसाब से, इंडियन प्रॉब्लम्स, एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स के हिसाब से एक ऐसा वेरिएंट हम लेकर आए, एक ऐसी क्रॉप हम लेकर आए जो वो सारे फैक्टर्स को डील करे, उससे लड़े एंड इवेंचुअली प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो। आपका जो ग्रेन रेवोल्यूशन था वो जेनेटिक इंजीनियरिंग का ही एक एग्जाम्पल था। ठीक है, जहां पे हमने वीट की डॉर्फ वैरायटी में चेंजेस लाके उसका जो है प्रोडक्शन बढ़ाया था। तो इन एग्रीकल्चर ट्रांसजेनिक क्रॉप्स कैरी जीन्स फ्रॉम अदर स्पीशीज फॉर डिजायर्ड ट्रेट्स लाइक पेस्ट रेजिस्टेंट, हर्बिसाइड टॉलरेंट, ड्रॉट रेजिस्टेंट एंड बायोफोर्टिफिकेशन। क्योंकि बायोफोर्टिफिकेशन पे भी काफी काम चल रहा है कि हम हमारे जो क्रॉप्स हैं उन्हीं में हम वो चीज एनेबल कर दें। ठीक है, थ्रू आवर जेनेटिक इंजीनियरिंग। एज फार एज हर्बिसाइड टॉलरेंट, तो फॉर एग्जाम्पल कंसिडर दिस एज अ प्लांट। ठीक है, इंसेक्ट्स को मारने के लिए हम यूज करते हैं हर्बिसाइड्स। ठीक है, अब हर्बिसाइड स्प्रे कर रहे हैं, इंसेक्ट का तो पता नहीं लेकिन
हमें एक ये रहता है कि हमारा जो प्लांट है उस पे इम्पैक्ट हो सकता है, वो भी मर सकता है। तो हम हर्बिसाइड टॉलरेंट वैरायटी में क्या कर रहे हैं कि जो ये इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, वो मरे या ना मरे उसका पता नहीं, लेकिन जो प्लांट है, ठीक है, वो इन हर्बिसाइड्स जो आप स्प्रे करते हो उससे टॉलरेंट हो जाएगा। प्लांट को कोई भी हर्बिसाइड अगर स्प्रे किया जाएगा तो उसे जो है इम्पैक्ट नहीं होगा, ठीक है। अलॉन्ग विद दिस वी नो कि नैनो टेक्नोलॉजी भी डेवलप हो रही है इन एग्रीकल्चर, नैनो फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स एंड एवरीथिंग, तो प्रोबेबली वो भी अपना काम करेंगी। बट एज ऑफ नाउ ये हर्बिसाइड टॉलरेंस जो वैरायटी है उस पर काम हो रहा है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की एक उनके अंडर एक रेगुलेटरी बॉडी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, ठीक है। अलॉन्ग विद एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट एंड रूल्स, ये जो है ट्रायल्स कंडक्ट करते हैं, एनवायरमेंट रिलीज देखते हैं, क्योंकि जीएमओ जैसी चीज अगर आप लेके आते हैं तो हमें ये भी देखना है कि वो एनवायरमेंटल सस्टेनेबल है, यानी कि एनवायरमेंट को उससे जो है कोई नुकसान नहीं हो रहा है। तो हमारे यहाँ पे बीटी कॉटन, एज वी नो, एज ऑफ नाउ कमर्शियल जीएम क्रॉप में एक सोल वेरिएंट है। इंडिया के कॉटन एग्रीगेट में इंडिया का डोमिनेंस जो है उसमें इसका बहुत बड़ा रोल रहा है। DMH11 मस्टर्ड या मस्टर्ड सीड्स में जो है हम ये हर्बिसाइड वेरिएंट लेकर आए हैं, बट एज ऑफ नाउ सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है, ठीक है, याचिका दायर हुई है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द केस, बट स्प्लिट वर्डिक्ट दिया था 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने कि अलग अलग ओपिनियंस थे दोनों जजेस के कि एनवायरमेंट फ्रेंडली से लेके जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे हैं आप तो ह्यूमन हेल्थ में कितना कंसर्न है, एनिमल हेल्थ पे कितना कंसर्न रहेगा, उन सारी चीजों को देख के मैटर जो है एज ऑफ नाउ हायर बेंचेस पे पेंडिंग है। तो DMH11 जो आपका मस्टर्ड है वो जो है अभी तक कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए बाहर नहीं है। रेगुलेटरी आर्किटेक्चर अगर हम देखें तो आपकी ये जी एक बॉडी है, ट्रायल्स अप्रूव करती है और कमर्शियल कल्टीवेशन को रिलीज करती है। फिर है आपकी रिव्यू कमेटी ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन, पूरा का पूरा जो रिसर्च वर्क है वो देखती है। IBSC इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी कमेटी, फर्स्ट ईयर क्लियरेंस, यहां से सबसे पहले आपका क्लियरेंस होता है, ठीक है। फिर है आपके एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट और उसके अंडर के रूल्स, पेरेंट लीगल फ्रेमवर्क है फॉर जीएमओ रेगुलेशन इन टर्म्स ऑफ एनवायरमेंट, और फंसे ही है, ठीक है, जीएम फूड लेबलिंग रूल्स अंडर डेलिब्रेशन। आपने अगर कोई भी जीएम क्रॉप है तो उसके क्या क्या रेगुलेशन रहेंगे विद टर्म्स ऑफ लेबलिंग, वो ये देखेंगे। और फिर आपका ये प्रपोज बिल है विद रिस्पेक्ट टू द बायोसेफ्टी, तो एज ऑफ नाउ प्रपोज्ड बिल है तो वो अभी इनेक्ट नहीं हुआ है। 3 स्टेज अप्रूवल है, ठीक है। सबसे पहले लैब रिसर्च से लेके फील्ड ट्रायल से लेके एनवायरमेंटल रिलीज तक सभी में हमारे पास इंडिपेंडेंट बायोसेफ्टी रिव्यू रहेगा। बीटी वर्सेस एचटी, तो आपका जो बीटी कॉटन है वो बेसिकली पेस्ट रेजिस्टेंट है, और एचटी एज ऑफ नाउ जो हम लेकर आए हैं वो हम हर्बिसाइड टॉलरेंट लेके आए हैं। दोनों की जो है रिस्क प्रोफाइल अलग है, इसलिए बहुत बारी क्वेश्चन होता है यार बीटी कॉटन को तो आपने रिलीज कर दिया, कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए अलाउ कर दिया, तो ये एचटी वेरिएंट को क्यों नहीं कर रहे हैं? तो दोनों की रिस्क प्रोफाइल अलग है। बीटी कॉटन से हमको क्या लेसन मिला? देखो, यील्ड डबल हुई, प्रोडक्शन डबल हुआ है। पेस्टिसाइड्स के लिए जो हम पेस्ट को मारने के लिए जो पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे थे उसका खर्चा जो है 0 ऑलमोस्ट हो गया, लेकिन बुलवॉर्म रेजिस्टेंस इवॉल्व हुआ है, तो हमको ये सारी चीजें भी उसके देखनी है। बीटी कॉटन की अगर हम माइलस्टोन की बात करें तो 2002 से 95% कॉटन अगर इंडिया में हो रहा है तो वो बीटी कॉटन ही है। हम बीटी ब्रिंजल भी लाए हैं, अप्रूवल 2009 में मिला है, लेकिन एज ऑफ नाउ कमर्शियल कल्टीवेशन नहीं है। DMH11 GAC ने 2002 में 2022 में अप्रूवल दिया है, बट एज वी नो सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट का स्प्लिट वर्डिक्ट है, लार्जर बेंच को रेफर किया गया है। सो एज ऑफ नाउ कमर्शियली हम सिर्फ बीटी कॉटन कर रहे हैं। गुजरात की अगर हम बात करें तो मेजॉरिटी जो है पूरा सौराष्ट्र और सेंट्रल गुजरात का जो कॉटन है वो पूरे के पूरे बीटी कॉटन है। मस्टर्ड लिंक
तो हाँ, गुजरात में ऑयल सीड्स है, मस्टर्ड इकोनॉमी है हमारी, तो अगर ये हम लेके आते हैं तो उसका भी अपने आप में एक बेनिफिट रहेगा। एज ऑफ नाउ हमारे पास एक डेडिकेटेड बायो सेफ्टी अथॉरिटी है जो हमारी हेल्थ एनवायरमेंटल स्टडीज सबके ऊपर अप्रूवल देने का काम भी करती है, प्लस उस पे स्क्रूटिनी भी करती है। जीएमओ से टिपिकली कोई जीपीएससी में क्वेश्चन नहीं आया, बट पोटेंशियल ये मॉडल क्वेश्चन हो सकता है। डिस्कस द पोटेंशियल बेनिफिट्स एंड द एनवायरमेंटल एंड एथिकल कंसर्न्स एसोसिएटेड विद जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इन इंडिया। बेनिफिट्स क्या हैं, चैलेंजेस क्या आ सकते हैं, वो सारी चीजें देखना है विद एथिकल कंसर्न्स। दिस आर सर्टन रिलेटेड टर्म्स। देखो, जरूरी नहीं है कि जीएमओ से डायरेक्टली क्वेश्चन आए, आपके रिकॉम्बिनेंट डीएनए पे क्वेश्चन हो सकता है, बीटी कॉटन के सक्सेस पे क्वेश्चन हो सकता है, ऑल्सो डब्ल्यूटीओ से भी क्वेश्चन हो सकता है। कंसोलिडेशन ऑफ एग्रीकल्चर स्कीम, भाई 2024 के यूनियन कैबिनेट में यह कहा गया कि हम जितनी भी फार्मर से रिलेटेड स्कीम्स हैं, ठीक है, चाहे वो इंश्योरेंस स्कीम्स हो या फिर वो मैकेनाइजेशन से रिलेटेड हो, क्रॉप से डाइवर्सिफिकेशन से हो, जितनी भी स्कीम्स हैं उनको हम 2 अम्ब्रेला स्कीम्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है, सो दैट अप्रूवल्स है, फंडिंग है, यूटिलाइजेशन है, डुप्लीकेशन ना हो, इन सारी चीजों का हम क्लियरली ऑब्जर्वेंस रख सके। अभी क्या है ना, 11-12 बहुत सारी स्कीम्स है, सब अलग अलग अप्रूवल्स चाहिए, फंडिंग चाहिए, बहुत सारी अलग अलग चीजें। अब अम्ब्रेला स्कीम कर दी है तो मेजर स्कीम के अंडर ही सारी चीजें आ जाएंगी। सो अक्टूबर 2024 में यूनियन कैबिनेट ने सेंट्रली स्पॉन्सर्ड एग्रीकल्चर स्कीम्स को 2 अम्ब्रेला प्रोग्राम्स में किया। पहला है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ठीक है, जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सॉइल हेल्थ, ऑर्गेनिक फार्मिंग और एग्रो फॉरेस्ट्री पे ध्यान रखेंगे, ठीक है, यानी कि इनसे रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स हैं वो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में आएंगी। और फिर है कृषिोन्नति योजना, ठीक है, इसमें फूड सिक्योरिटी, फिर आपका कवरिंग फूड, हॉर्टिकल्चर, ऑयल सीड्स, क्रॉप इंश्योरेंस, ये सारी जो स्कीम्स हैं वो इसमें आ जाएंगी, फिर फूड पार्क्स वगैरह सब कुछ। 7 न्यू स्कीम्स भी लॉन्च हुई इसके साथ साथ। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, एग्रीकल्चर को किस तरीके से डिजिटाइज करना इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, नॉट जस्ट सेलिंग, बट ये हम आगे भी पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से हम किसानों के सपोर्ट सिस्टम, जो डीएसएस हमने बात की थी, ठीक है, डिजिटल सपोर्ट सिस्टम एंड एवरीथिंग, तो उससे ये रिलेटेड मिशन रहेगा आपका। क्रॉप साइंस फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, स्ट्रेंथनिंग एग्रीकल्चरल एजुकेशन मैनेजमेंट एंड सोशल साइंस, सस्टेनेबल लाइवस्टॉक हेल्थ एंड प्रोडक्शन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, स्ट्रेंथनिंग ऑफ केवीकेस एंड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। तो तकरीबन 11 से ज्यादा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को 2 भागों में, यानी कि 2 अम्ब्रेला स्कीम्स में उसको डिवाइड किया है। 1.10 लाख करोड़ का कंबाइंड जो है आउटले रहेगा। ऑब्जेक्टिव है बेसिकली ओवरलैप को कट करना, इंप्रूविंग द फ्लेक्सिबिलिटी फॉर द स्टेट्स एंड स्ट्रेंथनिंग द फार्मर्स आउटकम। इसी तरीके से हमने एजुकेशन सेक्टर्स की मेजर स्कीम्स को भी मर्ज किया है, राइट। तो आपकी 2 अम्ब्रेला स्कीम है। पहली तो है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जो सस्टेनेबिलिटी को देखती है। इसमें जो मेजर स्कीम्स कवर हुई है वो है आपकी सॉइल हेल्थ कार्ड, रेनफेड एरिया डेवलपमेंट, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड एग्रो फॉरेस्ट्री। कृषिोन्नति विकास योजना फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड है। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, this is for horticulture, I'm exactly forgetting the name, mission on integrated development of horticulture, ऐसा कुछ इसका full form है। This is for the oil seeds and oil palms, seeds mission, sustainable mission on agricultural mechanization, ऐसा कुछ इसका full form है, I'm again forgetting, and integrated crop insurance schemes। तो इस तरीके से 2 umbrella schemes में division हुआ है। 2 अम्ब्रेला स्कीम्स, स्प्लिटिंग द एक्सेस,
पॉलिसी प्रायोरिटीज बहुत जल्दी से इवॉल्व होकर रिफ्लेक्ट करेंगी। फ्लेक्सी फंड, ठीक है, अब स्टेट्स जो है अम्ब्रेला स्कीम्स के अंडर जो अमाउंट फंड ग्रांट किया है उस हिसाब से वो अडॉप्ट कर सकते हैं। स्ट्रेंथनिंग द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स पर फोकस है, तो इट विल अनेबल द स्टेट लेवल फ्लेक्सिबिलिटी, कि भाई स्टेट को थोड़ी सी अब राहत रहेगी। अम्ब्रेला स्कीम से बाहर क्या क्या है? प्रधानमंत्री किसान एंड प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री किसान बोलेंगे ये क्या चीज है भाई? सम्मान निधि, ठीक है, किसान सम्मान निधि हमने पढ़ी है, जिसमें हम तकरीबन 6,000 पर ईयर का किसानों को एक अमाउंट जाएगा इन 2,000 प्लस इंस्टॉलमेंट्स, यानी 2,000 की 3 इंस्टॉलमेंट्स रहेंगी, 6,000 एज ए सम्मान निधि, जिससे किसान जो है सीड्स है, फर्टिलाइजर्स है, कुछ भी परचेज कर सकते हैं। एंड देन यू हैव प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जहां ये दोनों जो है स्कीम से बाहर रहेंगी ड्यू टू दैट डायरेक्ट ट्रांसफर स्कीम, क्योंकि इसमें डीबीटी है डायरेक्टली, ठीक है। फंडिंग की अगर हम बात करें तो सबसे पहले कैबिनेट अप्रूवल मिलता है 2024 में। आउटले है इज ऑफ 1.10 लाख करोड़। फंडिंग पैटर्न 60:40 जनरल स्टेट एंड 90:10 फॉर द नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट। स्कीम्स रैशनलाइज 11 प्लस मर्ज इनटू 2 अम्ब्रेला। प्रधानमंत्री किसान एंड फसल बीमा योजना अलग रहेंगे। प्रोग्रेसिव फार्म स्टेट है गुजरात, ठीक है, तो जो फ्लेक्सली फंड जो रहेगा स्टेट के पास, तो माइक्रो इरिगेशन, हॉर्टिकल्चर, नेचुरल फार्मिंग क्लस्टर्स में हम उसे यूज कर सकते हैं। एग्री स्टेक बनाने की भी बात हुई है, ठीक है, डेटाबेस पूरा, सो दैट आपकी सिंगल डेटाबेस से बहुत सारी चीजें इंटीग्रेटेड टारगेटिंग रहेगी और डी डुप्लीकेशन को हम नोटिस कर पाएंगे। रियल टाइम फंड ट्रैकिंग रहेगा थ्रू डीबीटी एंड पीएफएमएस, अलाइन विद द नेचुरल फार्मिंग मिशन, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एंड एफपीओ स्कीम्स, ठीक है। तो बेसिकली मेजर मोटो ये है कि स्कीम्स को 2 अम्ब्रेला इसमें डिवाइड करो और डुप्लीकेशन नहीं हो, ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आए, फंड की फ्लेक्सिबिलिटी रहे। 100th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ एमएस स्वामीनाथन सर, ग्रीन रिवॉल्यूशन में और एमएसपी में इनका सबसे बड़ा जो नाम रहा है, ठीक है, तो इनकी 100th एनिवर्सरी थी। कंसिडर्ड एज फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। तो हमारी जो हाई यील्डिंग ड्वार्फ व्हीट वेराइटीज थी उस पे इन्होंने और नॉर्मन बॉरलॉग ने काम किया। और जिस समय ये ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था उस समय इंडिया जो है एक फूड डेफिसिट कंट्री थी। नॉर्मल चीजों के लिए भी हम यूएसए से एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है, यूएसए के डिमांड्स को हम फुलफिल करते थे क्योंकि हमारे पास फूड इनसिक्योरिटी थी, ठीक है, बहुत कठिन वक्त था उस टाइम का। तो ऐसे समय में स्वामीनाथन सर जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन लेके आते हैं और इंडिया को फूड सफिशिएंट बनाने में उनका योगदान रहता है। इनको 2024 में पोस्टमसली भारत रत्न भी दिया है फॉर हिज रोल इन एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी। पॉलिसी में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रेलेवेंस ये है दैट ही आस्क्ड फॉर लीगली बैक्ड एमएसपी। फार्म लॉज, 3 फार्म लॉज सरकार लेके आती है जिनको फिर से वो रिपील करती है, क्योंकि फार्म लॉज में कहीं पे भी ये नहीं कहा था कि एमएसपी फार्मर्स लीगली क्लेम कर सकते हैं। सरकार फार्मर्स को एमएसपी से ही भाव देती है बट वो लीगलाइज नहीं है, यानी कि अगर आपको एमएसपी पे इस साल भाव नहीं मिला है तो आप कोर्ट में जाके पिटिशन नहीं दे सकते कि हमें जो है एमएसपी के हिसाब से भाव नहीं मिला है, तो सरकार को कटघरे में खड़े करो। एमएसपी और उससे क्या जो C2+ और वो है उसको भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन लेड अडॉप्शन ऑफ हाईली यील्ड वेराइटी ऑफ ड्वार्फ व्हीट, ठीक है, इंपोर्ट डिपेंडेंस हमारा कम हुआ। व्हीट एंड राइस सेक्टर में भी इनका रिसर्च बढ़ा एंड हाई यील्ड वेराइटीज हम यहाँ पे भी लेकर आए।
Institutional building founded MS Swaminathan Research Foundation in Chennai. Combined evergreen revolution for productivity without ecological harm. और फार्मर वेलफेयर के लिए ही चेयर्ड द नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स। 2004 और 6 के बीच में नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स बनती है और इन्होंने 5 रिपोर्ट्स दी फॉर द एग्रेरियन क्राइसिस एंड फार्मर्स डिस्ट्रेस। एमएसपी फॉर्मूला में इन्होंने कहा कि भाई C2 प्लस 50% डिमांड होनी चाहिए। अब ये क्या बला है, लेट्स सी। ठीक है, एज पर MS स्वामीनाथन सर, C2 कॉस्ट प्लस 50% ऑफ प्रॉफिट जो है एज MSP मिलना चाहिए। ठीक है, अब ये C2 में क्या इंक्लूडेड है? सबसे पहले इंक्लूडेड है आपका A2, एक्चुअल पेड आउट एक्सपेंसेस। ठीक है, जो भी आपका सीड्स में या जितना भी एक्सपेंसेस लगा है वो। FN, इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ फैमिली लेबर। ठीक है, रेंटल वैल्यू ऑफ ओन्ड लैंड। बहुत बार जो किसान जो है दूसरे की जमीन पे खेती करते हैं तो उसको भी वो कुछ ना कुछ मुआवजा देते हैं, इंटरेस्ट है, जो कुछ भी है। ठीक है, एंड इंटरेस्ट ऑन फिक्स कैपिटल असेट्स और यूज्ड इन फार्मिंग, फार्म मैकेनाइजेशन और वो सारी चीजें, हार्वेस्टर्स है या जितनी भी सारी चीजें हैं उसकी बात है। तो ये है स्वामीनाथन सर का फॉर्मूला। एज ऑफ नाउ सरकार क्या दे रही है? सरकार हमें A2 प्लस FL प्लस 50% ऑफ A2 प्लस FL, यानी कि रेंटली वैल्यू ऑफ ओन्ड लैंड एंड इंटरेस्ट ऑन फिक्स कैपिटल एसेट्स यूज्ड इन फार्मिंग, ये दोनों चीज जो है एज ऑफ नाउ हमारे MSP से बाहर है। तो पब्लिक, इन शॉर्ट फार्मर्स की डिमांड है कि जो MS स्वामीनाथन सर ने फॉर्मूला दिया है इसमें सारी चीजें कवर हो रही हैं। एग्जैक्टली फार्मर्स का कहां पे कितना खर्चा हो रहा है वो यहां पे कवर्ड है। तो फार्मर्स का ये कहना है कि हमें जो है C2 प्लस 50% वाले फॉर्मूले पे काम करना है और वही हमें MSP देना है, बट सरकार अभी वो चीज नहीं कर रही है। सरकार दे रही है आपको A2 प्लस FL। ठीक है, तो MSP पे दो चीज, एक तो फॉर्मूला, ऑल्सो द लीगलाइजेशन। फर्स्ट, वर्ल्ड फूड प्राइस हमें मिला था। इनको पद्मा अवार्ड्स, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण एंड भारत रत्न तक मिल चुके हैं और यूएन में इनको बहुत इंपॉर्टेंट रोल था एंड हेंस ही इज कॉल्ड अ लिविंग लेजेंड ऑफ द 20th सेंचुरी बाय द यूनाइटेड नेशन। सो अगेन MSP पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, तो कुछ टर्म्स है आपकी जिसपे से क्वेश्चंस आ सकते हैं। MS स्वामीनाथन सर की रिकमेंडेशन विथ रिस्पेक्ट टू MSP, लीगलाइजेशन ऑफ MSP। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन पे स्टैटिक पार्ट रहेगा एकदम। अगर ग्रीन रेवोल्यूशन पे से क्वेश्चन आता है कि भाई क्या था ग्रीन रेवोल्यूशन, बेनिफिट्स क्या रहे, चैलेंजेस क्या रहे, कौन से स्टेट्स को इसका डायरेक्ट बेनिफिट मिला, भाई कुछ ऐसे स्टेट्स भी रहे हैं जहां पे ग्रीन रेवोल्यूशन पहुंचा ही नहीं, इसलिए उन स्टेट्स का जो इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए था वो भी नहीं हुआ है। ठीक है, सो कमिंग टू द लाइवस्टॉक सेक्टर, इंडिया का बहुत बड़ा सेक्टर है लाइवस्टॉक सेक्टर। और अगर हम फार्मर्स की बात करें तो डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम में लाइवस्टॉक सेक्टर का ही भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। तो हम लाइवस्टॉक में किसे इंक्लूड करते हैं? कैटल, बफेलोज, शिप्स, गोट्स, पिग्स, पोल्ट्री प्रोवाइडिंग मिल्क, मीट, एग्स, वुल्स एंड ड्रॉट पावर। ठीक है, यानी कि सिर्फ मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं, लेकिन हम एनिमल्स के मीट, एग्स, वुल्स वगैरह इन सब चीजों पे भी हम उस पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, लाइव स्टॉक बहुत नैरो कॉन्सेप्ट नहीं है, एक बहुत वाइडर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर हम जो है पहाड़ी इलाकों में ही हिली एरियाज में देखें जहां पे वुल शिप्स वगैरह है तो उससे वुल जनरेट करना भी लाइव स्टॉक में ही आता है। तो रूरल लाइवलीहुड का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है, मार्जिनल है, लैंडलेस फार्मर्स है, उन्हें लाइव स्टॉक सेक्टर जो है एक सपोर्टिंग सिस्टम है।
3 से 4 मिनिस्ट्रीज इसमें एक साथ काम करती है। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, ठीक है। फिर आपका फार्मिंग वगैरह तो है ही। यहाँ पे हमारी मेजर सब स्कीम्स है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन इंडिजिनस ब्रीड्स से रिलेटेड है। नेशनल एनिमल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम, एनिमल की जितनी भी डिसीजेज है, फूट माउथ डिसीजेज, इन सारे डिसीजेस पे वर्क करना। नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन, पशु कृषि किसान क्रेडिट कार्ड एंड डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ऑल्सो बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं लाइफ स्टॉक फार्मिंग के लिए आपको अलग से सब्सिडी भी देती है। 21st लाइफ स्टॉक सेंसस बाकी है एज ऑफ नाउ, तो जब भी आएगा ऑब्वियसली हमारी जो लाइफ स्टॉक की पॉपुलेशन है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वर्ल्ड की अगर हम लेवल पे बात करें तो इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर। क्रेडिट गोज टू वर्गीस कुरियन सर, एंड वी कंट्रीब्यूट ऑलमोस्ट 24% ऑफ ग्लोबल आउटपुट। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड शेयर में अगर हम लाइफ स्टॉक का शेयर देखें तो इट इज 5.5% ऑफ टोटल जीवीए, 31% ऑफ एग्रीकल्चरल जीवीए। लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन की अगर हम बात करें एज पर 20th सेंसस इट इज 536 मिलियन। मिल्क प्रोडक्शन 247.87 मिलियन टन, वर्ल्ड में नंबर 1 है हम। एग्स प्रोडक्शन 149.11 बिलियन एग्स, एंड मीट की अगर हम बात करें तो 10.50 मिलियन टन। सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो स्मॉल फार्मर्स को बहुत ही ह्यूज लेवल पे सपोर्ट करती है। एक साइड इनकम जनरेट करती है जो कि वेदर से, एग्रीकल्चर है, रेन फेड डेवलपमेंट और इन सब पे है, तो डायरेक्टली उससे इंपैक्ट नहीं होता है। कोऑपरेटिव बेंचमार्क, डेयरी जैसे कि आपका कोऑपरेटिव मॉडल आपका अमूल है, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड से हमने चीज देखी है कि किस तरीके से मिल्क प्रोडक्शन भी एक ह्यूज इकोनॉमी का पार्ट हो सकता है। सरकार की सर्टेन स्कीम्स है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन, डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ इंडिजिनस ब्रीड्स, एनएडीसीपी आपकी डिसीजेस के लिए, कंट्रोल ऑफ फुट माउथ डिसीजेस, ब्रुसोलिसिस एंड एलएसडीज। नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन, तो इसमें हम फीड, फोडर, ब्रीड इंप्रूवमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि फार्मिंग, इन सब पे फोकस करते हैं। पशु किसान क्रेडिट कार्ड, कोलेटरल फ्री क्रेडिट फॉर द लाइफ स्टॉक एंड द फीड। DIDF, डेयरी प्रोसेसिंग एंड कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑपरेशन फ्लड, व्हाइट रिवॉल्यूशन अंडर द वर्गीस कुरियन सर। तो गुजरात की अगर हम बात करें तो हमारा अमूल जो है सबसे बड़ा एग्जांपल है इन द कोऑपरेटिव सेक्टर। किस तरीके से हमने विद द हेल्प ऑफ वर्गीस कुरियन सर व्हाइट रिवॉल्यूशन हम लेकर आए और डेयरी सेक्टर में हमने ह्यूज अचीवमेंट हासिल की है। गुजरात के इंपॉर्टेंट ब्रीड्स अगर हम देखें तो गिर एंड कांकरेज इन द कैटल, बनी बफेलोस आर प्राइज इंडिजिनस ब्रीड्स एक्सपोर्टेड फॉर द जेनेटिक्स। 2020 में जीपीएससी का क्वेश्चन, एनिमल हस्बेंड्री एंड फार्मिंग गो हैंड इन हैंड इन क्रिएटिंग अ रोबस्ट रूरल इकोनॉमी इन गुजरात, डिस्कस विद एग्जांपल। And 2019, explain the salient features of dairy development in Gujarat and mention the breeds of milking cattle of Gujarat. Milking cattle में यहाँ पे cow, buffalo, ये सब आएंगे, ठीक है। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द रूपी। अब इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपीज हम क्या समझते हैं? स्ट्रेंथनिंग द रूपी, ठीक है। बेसिकली रूपी का ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल लेवल पर यूज होना, सो दैट वी स्ट्रेंथन द रूपी, चाहे परचेजिंग में हो, इन्वेस्टमेंट में हो, ठीक है। किसी भी माध्यम से बॉन्ड्स के हिसाब से किसी भी माध्यम से हमको रूपी को स्ट्रेंथन करना है। Process of expanding the rupee's role across trade invoicing and settlement, investment currency, reserve currency and vehicle currency uses. अब ये terms क्या है? Trade invoicing and settlement. Trade invoicing basically, मान लीजिए आपका एक agreement हुआ है इंडिया एंड जापान का, ठीक है। रुपीज
1000 करोड़ का अग्रीमेंट है। अब इस अग्रीमेंट में ट्रेड इनवॉइसिंग, इनवॉइस बना है ये, ठीक है। इनवॉइस में जो ट्रेड है, ठीक है, इसमें लिखा है कि हम 1000 करोड़ का ट्रेड करेंगे। अमाउंट इनवॉइस में 1000 करोड़ लिखी गई है, तो अब सेटलमेंट भी 1000 करोड़ में ही होगा। INR। यही अमाउंट अगर यूएसडी में लिखा गया होता 1000 US डॉलर्स, तो इनवॉइसिंग सेटलमेंट दोनों में जो है डॉलर्स यूज होता। इन्वेस्टमेंट करेंसी, इंडिया में आपने इन्वेस्ट करना है, फॉर एग्जांपल हमने एफडीआई इनवाइट किया है, या हम किसी ने भी इन्वेस्टमेंट करना है, हमने ये कंपनी का रूल है जो भी है कि आपको आईएनआर में ही इन्वेस्ट करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यूएसए की कोई कंपनी है, वो रिलायंस में इन्वेस्ट करना चाहती है, रिलायंस के फॉर एग्जांपल जियो प्रोजेक्ट में, लेकिन रिलायंस की शर्त है तुम्हें इन्वेस्ट करना है, तुम करो, लेकिन तुमको आईएनआर में ही करना रहेगा। सो नाउ व्हाट दिस विल डू, $100 का उसको इन्वेस्टमेंट करना है, वो आईएनआर में कन्वर्ट करेंगी और फिर आईएनआर में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आईएनआर की डिमांड भी बढ़ रही है, राइट। व्हीकल करेंसी, नाउ व्हाट इज व्हीकल करेंसी? इफ यू हैव एनी आइडिया काइंडली कमेंट। स्पेस ही नहीं रहेगी। wait a second. There is India and then there is Brazil, ठीक है। दोनों के बीच में ट्रेड हुआ है, ठीक है, लेकिन अब इंडिया के पास आईएनआर है, ब्राजील की अपनी इकोनॉमी है, अपनी करेंसी है। इंडिया, ब्राजील जो है आईएनआर में एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, इंडिया जो है ब्राजीलियन करेंसी में एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, तो हम यहां पे लेकर आए हैं यूएसडी, ठीक है। हमने ये कहा है कि हम यूएसडी में ट्रेड करेंगे। अगर हम ब्राजील से कुछ खरीद रहे हैं तो हम $100 यूएसडी में देंगे। ये है आपकी व्हीकल करेंसी। तो अब हमने ये किया है व्हीकल करेंसी में कि दोनों कंट्रीज को, अगर किसी भी दो कंट्रीज में ट्रेड करना है, एनी टू कंट्रीज, तो व्हीकल करेंसी हम आईएनआर रखेंगे। स्पेशल रूपी वोस्ट्रो अकाउंट्स, तो बेसिकली ये वो फॉरेन बैंक अकाउंट्स हैं जहां अकाउंट होल्ड तो फॉरेन बैंक्स का है, लेकिन अमाउंट होल्ड होगा आईएनआर में, ठीक है। एसएनआरपी अकाउंट्स फॉर नॉन रेसिडेंट्स इन इंडिया, नॉन रेसिडेंट पीपल इन इंडिया होल्डिंग देयर बैंक अकाउंट्स इन आईएनआर। देन यू हैव मसाला बॉन्ड्स, इंडियन रूपी डोमिनेंट बॉन्ड्स विल बी टू बी सेल्ड और टू बी सोल्ड इन फॉरेन कंट्रीज, यूएसए, यूके जो भी है। बट बॉन्ड का जो अमाउंट है, आपको बॉन्ड खरीदना भी आईएनआर में है, और जब आप बॉन्ड बेचोगे तो आपको अमाउंट भी आईएनआर में ही मिलेगा। आईएनआर डोमिनेटेड ओवरसीज बॉन्ड्स। लेकिन इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी, इतना सब आप करोगे तो ऑब्वियसली है जो करेंसी स्ट्रेंथनिंग है, डॉलर्स है, आपका युआन है, यूरो है, ठीक है, इन सब कंट्रीज को थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो इंडिया ने अपना जो स्टैंड है वो क्लियर किया है कि हमें यूएस डॉलर को डीस्टेबलाइज नहीं करना है। वी डोंट वांट टू गो फॉर डी डॉलराइजेशन, हमें तो बस पैरेलली इंडियन रुपीज को स्ट्रेंथन करना है। फीमा, ठीक है, फीमा ने एसएनआरआर के जो अकाउंट टेन्योर्स हैं उस पर थोड़ा सा लिबरलाइजेशन लेकर आई हैं। नेबरिंग कंट्रीज डीप क्रॉस बॉर्डर आईएनआर यूज हमने आरबीआई ने प्रपोज किया है। कन्वर्टिबिलिटी लिमिट, देखो करंट अकाउंट कैपिटलिबिलिटी, करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी तो फुल है, लेकिन एज ऑफ नाउ भी हमने कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी में सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस रखे हैं। हमको डी डॉलराइजेशन नहीं करना है, लेकिन पैरेलली आईएनआर को राइजन अप करना है। जैसे रशिया और चाइना का देखें तो वो यूएसडी के अगेंस्ट है, हम यूएसडी के अगेंस्ट नहीं है, हमको सिर्फ हमारा आईएनआर स्ट्रेंथन करना है। सो देयर आर सर्टेन इंस्ट्रूमेंट
सबसे पहले आपका वोस्ट्रो अकाउंट्स हो गया, देन यू हैव एसएनआरआर, नॉन रेसिडेंट, rupee account, tenure cap removed as of now, masala bonds, INR denominated bonds issued overseas, rupee external commercial borrowings, ठीक है, rupee dominated external commercial borrowings हम करेंगे, और यूपीआई को हमने अब्रॉड भी स्ट्रेंथन किया। हमारी पड़ोसी कंट्रीज भूटान, श्रीलंका, ठीक है, फ्रांस, मॉरिशस, यूएई, सिंगापुर, नेपाल में भी हमने यूपीआई को लेकर गए हैं। इंडिकेटर्स की अगर हम बात करें तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ठीक है, यूएसडी का जो शेयर है हमारे इसमें इस 58%। इंडिया फॉरेक्स रिजर्व्स यूएसडी 701.4 बिलियन, 11 मंथ्स ऑफ इंपोर्ट अगर हम करना चाहें। एक्सटर्नल डेप्ट है हमारे पास 19.2% ऑफ जीडीपी जो हमारा है वो एक्सटर्नल डेप्ट है। और बॉन्ड इंडेक्स इंक्लूजन की हम बात करें तो इतना हमारा बॉन्ड इंडेक्स इंक्लूजन है। एसडीआर बास्केट में है हमारे पास यूएसडी, यूआर, सीएनवाई, जेपीवाई, जेबीपी। आईएनआर एज ऑफ नाउ एसडीआर में इंक्लूडेड नहीं है। गिफ्ट सिटी गांधीनगर का इज इंडियाज गेटवे फॉर ऑफशोर आईएनआर प्रोडक्ट्स, मसाला बॉन्ड्स एंड द रूपी लिंक फाइनेंस। ट्रेड एंगल गुजरात लार्ज एक्सपोर्ट बेस है और हमारे बहुत सारे जो नेचुरल यूजर है वो आईएनआर सेटल ट्रेड करते हैं। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी में हमें थोड़ा और रिलैक्सेशन लाने की जरूरत है। हमारा जो बॉन्ड मार्केट है उसे डीप और एक्सपैंड करना चाहिए, यूपीआई को एक्सपैंड करना चाहिए, ब्रिक्स में हमें चेंजेस लाने चाहिए। 2019 जीपीएससी मेंस discuss India's policy on convertibility of the Indian rupee on current account as well as capital account 2025. Do you see de-dollarization as a possibility? What are the pros and cons of de-dollarization? ऐसा नहीं है कि जीपीएससी नहीं पूछ रही इन कॉन्सेप्ट्स पे, सो प्लीज कैन यू रीड इकोनॉमी, उसके बेसिक्स बहुत अच्छे से पढ़िए। रेमिटेंसेस इन इंडिया, हमारी इकोनॉमी का, हमारी जीडीपी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है रेमिटेंसेस, क्योंकि इंडियन डायस्पोरा बहुत बड़ा है, जो कि गल्फ कंट्रीज है, यूएसए है, यूरोपियन कंट्रीज है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वी आर एवरीवेयर इंडियंस, राइट। तो वहां से जो फॉरेन एक्सचेंज के रूप में जो हम करेंसी आती है रेमिटेंसेस, इट ऑल्सो प्लेज अ ह्यूज रोल इन स्ट्रेंथनिंग इंडियाज इकोनॉमी एज वेल एज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, बहुत सारी चीजें, ठीक है। हमारे जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं या जो भी ब्लू कॉलर व्हाइट कॉलर जॉब्स कर रहे हैं, वो जो मनी ट्रांसफर करते हैं उसे हम रेमिटेंसेस कहते हैं। रूट्स की अगर हम चैनल्स की बात करें तो बैंकिंग चैनल्स, नीट, स्विफ्ट, यूपीआई इंटरनेशनल, मनी ट्रांसफर ऑपरेशन थ्रू मनीग्राम, वेस्टर्न यूनियंस, ये फॉर्मल और इनफॉर्मल हवाला रूट से भी जो है हमारे पास रेमिटेंसेस आते हैं। इन द पास्ट फ्यू इयर्स रेमिटेंसेस हैज ओवरफ्लो द एफडीआई इनफ्लो, यानी कि जो अमाउंट रेमिटेंसेस से आ रहा है वो एफडीआई से भी ज्यादा है। वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो इंडिया सबसे बड़ा टॉप रेसिपिएंट ऑफ रेमिटेंसेस है, बट एज ऑफ सोर्सेस हमारे शिफ्ट हो गए। पहले गल्फ काउंसिल कंट्रीज से हमारा मेजर इनफ्लो आता था इन टर्म्स ऑफ रेमिटेंसेस, बट नाउ इट हैज डिक्लाइन एंड द सोर्स हैज बीन शिफ्टेड टू यूएसए, यूके एंड कनाडा। जीडीपी में बहुत मिनींगफुल रोल प्ले करता है हमारा रेमिटेंसेस। डायमेंशंस लार्जर देन एफडीआई हो गया, सोर्स डायनेमिक्स भी चेंज हो गए हैं, ऑल्सो व्हाइट कॉलर जॉब से जो फ्लो आ रहा है वो भी बढ़ गया है। हायर पर कैपिटा वैल्यू, ठीक है, जीसीसी का जो रेमिटेंसेस था वो लोअर वैल्यू पर माइग्रेंट, बट अब जो वेस्टर्न व्हाइट कॉलर रेमिटेंसेस आ रहा है वो ज्यादा आ रहा है। कैट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो रेमिटेंसेस ऑफसेट्स द स्ट्रक्चरल ट्रेड डेफिसिट एंड बफर अगेंस्ट द एक्सटर्नल शॉक्स।
फिस्कल 2024-25 में रेमिटेंसेस जो है हमारा 135.4 बिलियन यूएस डॉलर रहा है। दिस इज एज पर द इकोनॉमिक सर्वे। ग्लोबल रैंक नंबर 1 है हम। सोर्सेस का ब्रेकडाउन हुआ है यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। यहां से जो है हम मेजॉरिटी 40% हमारा रेमिटेंसेस आ रहा है। 6% ग्लोबली एवरेज फी और एसडीजी फी टारगेट हमारा 3% रेमिटेंस कॉस्ट। टॉप रेसिपिएंट महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका हमारे टॉप रेसिपिएंट स्टेट्स हैं इन टर्म्स ऑफ रेमिटेंसेस। ऑफ कोर्स गुजराती जो डायस्पोरा है इन यूएसए, यूके, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये जो है मेजर सिग्निफिकेंट हमारा रेमिटेंस सोर्स है। व्हाइट कॉलर जो माइग्रेशन हो रहा है अब इवन इन द गुजराती डायस्पोरा आर ऑल्सो द मेजर शिफ्ट। यूपीआई इंटरनेशनल ने भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन द एक्सपेंशन ऑफ रेमिटेंसेस। डीपीडीबी जो है अब डेटा प्राइवेसी पे थोड़ा सा काम कर रहा है एज थिंग्स डिजिटल चैनल से ग्रोथ ज्यादा हो रही है। WTO recent development. So वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हमें पता है पहले गेट था, गेट को रिप्लेस करके मराकेश एग्रीमेंट के थ्रू 1995 में WTO आता है। इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ WTO ऑल्सो, क्योंकि हम गेट के भी फाउंडिंग मेंबर थे। हेडक्वार्टर इज इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। कोर प्रिंसिपल आपके मोस्ट फेवर्ड नेशन, नेशनल ट्रीटमेंट, ट्रेड लिबरलाइजेशन एंड प्रिडिक्टेबिलिटी, ठीक है। एंड दिस ऑल थिंग्स रेस्ट ऑन 3 पिलर्स, ट्रेड्स इन गुड्स, सर्विसेज एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। तो बेसिकली WTO ये देखता है कि जो भी ट्रेड हो रहा है वो फेयर मीन्स से हो रहा है, इम्पार्शियलिटी एग्जिस्ट करती है, ठीक है, किसी भी कंट्री के साथ किसी भी टाइप का बायसनेस नहीं हो रही है, फ्री एंड फेयर ट्रेड हो रहा है। फ्री तो नहीं बट फेयर ट्रेड हो रहा है। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें WTO को, तो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है सबसे हेड में, फिर आता है उसका जनरल काउंसिल जिसकी 2 बॉडी है, डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी, और ये गुड्स काउंसिल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी काउंसिल और सर्विसेज काउंसिल, ऐसे इनकी 3 काउंसिल्स है जो 3 अलग अलग पिलर्स को देखती है। आपके डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी का भी एक अपेरेंट बॉडी है बट वो थोड़ा सा वीक है, बट हाँ डिस्प्यूट सेटलमेंट इनकी जो बॉडी है DSB वो काफी अच्छी बॉडी है, अच्छी से चीजों को हैंडल करती है। फिशिंग सेक्टर को लेके, एग्रीकल्चर सेक्टर को लेके बहुत ऐसे छोटे छोटे सेक्टर्स हैं जिसपे लेके WTO के साथ जो है विवाद बनता रहता है। यूएसए के अपने इश्यूज रहते हैं, चाइना के अपने इश्यूज रहते हैं। 2024 में अबू धाबी में मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है, जहां पे ई-कॉमर्स पे चर्चा हुई एंड फिशरीज पैक्ट पे हम डिफर किए। ऑल्सो हमारी जो फूड सिक्योरिटी इश्यूज था उस पर चर्चा हुई। 2026 में ये होता है कॉन्फ्रेंस कैमरून में एंड फोकस ऑन सर्विसेज एंड द डेवलपमेंट एजेंडा अगेन वर डिस्कस। 1 कंट्री 1 वोट कंसेंसस रूल है, सिंगल अंडरटेकिंग है, नथिंग इज अग्रीड अंटिल एवरीथिंग इज अग्रीड। तो WTO was established in 1st January 1995. बाली पीस क्लॉज हम लेके आते हैं which protects the food security. Appellate body non-functional since 2019. Fisheries subsidies, ठीक है, जेनेवा 2022 में ये चीज आई है जो कि सब्सिडीज को बैन करने की बात करती है। एंड मल्टी पार्टी इंटरिम अपील 2020 में आए एंड देन अबू धाबी एंड कैमरून मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस। So member 166 members हैं, हेडक्वार्टर्स इज इन जेनेवा। इंडिया फाउंडिंग मेंबर है क्योंकि हम गेट के भी पार्टी थे। 3 पिलर्स, गुड्स, सर्विसेज एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंडिया का की इश्यूज है फिशरीज सब्सिडीज, ई-कॉमर्स, फूड सिक्योरिटीज। सो अपीलेट बॉडी को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। Push for a permanent PSH solution at MC15.
conclude fisheries part 2 and lead a global south coalition through BRICS nations and G33. 2025 जीपीएससी, देखो जीपीएससी पूछ रही है, WTO है आपके, ये जो मेजर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, वर्ल्ड बैंक है, WTO है, IMF है, इन सब पे क्वेश्चंस आते हैं. सो प्लीज इन बॉडीज को, इनसे इंडिया का रिलेशन, इश्यूज क्या चल रहे हैं, उन सबको अच्छे से आपको कवर अप करना है. What are the foreign trade options with India to offset the tariff sanctions from US? Can GST serve as an answer to trade sanctions from the US? How? तो यूएसए के ट्रेड सैंक्शंस क्या है, हम उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं और जीएसटी उसमें हमको कैसे हेल्पफुल हो सकता है. एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन केंद्रीय सरकार लेकर आती है इन द बजट ऑफ 2025-26. मेन फोकस हमारा एमएसएमई सेक्टर को स्ट्रेंथन करना है, उनका जो प्रोडक्ट्स हैं, उनका जितना भी मैन्युफैक्चरिंग है, उनको एक्सपोर्ट करना है, सो दैट हम एमएसएमई सेक्टर को स्ट्रेंथन कर सके, बिकॉज दिस इज द सेक्टर विच क्रिएट्स एंडलेस नंबर ऑफ जॉब्स. ठीक है, स्ट्रेंथन होगा, एक्सपैंड होगा तो ज्यादा और जॉब क्रिएशन होगी. सो to strengthen India's export ecosystem with special focus on the MSME sector, jointly by Ministry of Commerce and Industry, Ministry of MSME and Ministry of Finance, तीनों साथ में मिलकर ना सिर्फ हम एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाह रहे हैं, बट हम एमएसएमई सेक्टर को भी स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं. वाइडर पर्सपेक्टिव से देखिए तो अनएम्प्लॉयमेंट को भी हम उस इशू को टैकल करना चाह रहे हैं. तो हमारा एम है टू फैसिलिटेट इजी एक्सेस टू एक्सपोर्ट, provide cross-border factoring support and help MSME tackle non-tariff measures in overseas market. It was also alongside इसके साथ भारत ट्रेड नेट जो है अनाउंस हुआ है. It is a unified digital public infrastructure for international trade, documentation and financing. तो बेसिकली एक पोर्टल है, एक ऑनलाइन पोर्टल जैसा रहेगा जहां पे ट्रेड फैसिलिटेशन को हमने और इजी किया है. एक ही पोर्टल पे डॉक्यूमेंटेशन हो गया या फाइनेंसिंग हो गई, ये सारी चीजें हैंडल हो गई. अब इसके दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं. निर्यात प्रोत्साहन, फोकसिंग ऑन ट्रेड फाइनेंसेस. ठीक है, यहां पे हम आईएनआर को भी ज्यादा स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं, और निर्यात दिशा विच फोकस इज ऑन मार्केट एक्सेस एंड कंपेटिटिवनेस. तो ये एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं. 2025-26 में लॉन्च होता है. बजट आउटले है इसका ₹25,060 करोड़, जो कि मिशन के 5 साल का जो पीरियड है, 25 में लॉन्च हुआ और 2030-31 फिस्कल ईयर तक ये रहेगा. एमएसएमई पे फोकस है एंड भारत ट्रेड नेट को भी अलोंग द साइड लॉन्च किया है. इट इज गोइंग टू बी अ कंपेनियन डिजिटल प्लेटफॉर्म. एक्सपोर्ट क्रेडिट बढ़ाना, ठीक है, easier and cheaper access to trade finances for exporters, especially the MSMEs. क्रॉस बॉर्डर को भी ध्यान रखना और जो पेमेंट रिस्क है उसे कट कर देना. नॉन टैरिफ मेजर्स जितने भी हैं तो उसमें हम एक्सपोर्टर्स को हेल्प करेंगे टू नेविगेट स्टैंडर्ड, सर्टिफिकेशन एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स अब्रॉड. सपोर्टिंग इकोसिस्टम स्कीम अगर हम देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की डीजीएफटी नोडल ट्रेड फैसिलिटेशन एंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी रहेगी. हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रही है 2023 की, वो कंटिन्यूअस पॉलिसी है ऑन दिस. रेमिटेंसेस ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स, डिस्ट्रिक्ट्स एज एक्सपोर्ट हब्स, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक्सपोर्ट एक्शन प्लान्स एंड प्रोडक्ट फोकस रहेगा. और ईसीजीसी एंड एक्सिम बैंक्स जो है वो क्रेडिट, इंश्योरेंस और लॉन्ग टर्म एक्सपोर्ट फाइनेंसेस पे वर्क करेंगे. एक्सपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया, हमें पता है, इट इज अ टॉप मर्केंडाइज एक्सपोर्टिंग स्टेट. ठीक है, यहाँ का जो एमएसएमई सेक्टर भी है वो एक्सपोर्ट पे ऑलरेडी फोकस्ड रहता है. मेजर हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं सूरत, अहमदाबाद, राजकोट, मोरबी,
सूरत में आपका डायमंड एंड टेक्सटाइल, अहमदाबाद में अगेन टेक्सटाइल, राजकोट में इंजीनियरिंग एंड मोरबी में सिरामिक इंडस्ट्री। हमारे पास दो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, मुंद्रा एंड कंडला, ठीक है, जो गुजरात के लॉजिस्टिक्स सेक्टर को बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं। हमारा लॉजिस्टिक्स इन टर्म्स ऑफ कॉस्टिंग काफी कम हो जाता है। गिफ्ट सिटी है, इट इज अ होस्ट ट्रेड फाइनेंसिंग एंड फैक्टरिंग प्रोडक्ट्स। भारत ट्रेड नेट को सिर्फ आपको लेकर नहीं आना, उसे ऑपरेशनलाइज रखना और उसे भी और ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेंथन करना है। We need to deepen the factoring and credit guarantee cover, cut the logistic cost via PM Gati Shakti and align with the FTAs to widen the market access. 2024 में ऑलरेडी जीपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ चुकी है। The growth of a nation can be visualized by the change in the structure and composition of international trade. Discuss the statement with reference to India. Rural tourism, another focus area of the current government, चाहे वो गुजरात स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट। गुजरात स्टेट की खुद की टूरिज्म पॉलिसी है, जिसमें भी हम ने रूरल टूरिज्म को फोकस किया है। होम स्टेज हैं, बहुत सारे रूरल टूरिज्म के आसपास की चीजों पे फोकस किया है। सो बेसिकली व्हाट इज रूरल टूरिज्म? It is experimental tourism centered on villages showcasing rural lifestyle, traditional crafts, agriculture, folk culture and local cuisine. तो यहां पे हम उस पर्टिकुलर विलेज की इकोनॉमी कैसे बढ़ा रहे हैं? उनके क्राफ्ट्स के थ्रू, ठीक है, क्राफ्ट्समैनशिप का हम फाइनेंशियली ग्रोथ कराना, ठीक है, उसे सपोर्ट करना एंड उसी क्राफ्ट को बचा के रखना। एग्रीकल्चर, फोक कल्चर एंड लोकल क्यूजीन। लोकल क्यूजीन फेमस होगा, उसका भी सेल आउट होगा, तो हम ना सिर्फ उसको प्रमोट कर रहे हैं, बट उस लोकल क्यूजीन के थ्रू उस विलेज की इकोनॉमी में भी हम ग्रोथ ला रहे हैं। सो इट कवर्स एग्री टूरिज्म, इको टूरिज्म, होम स्टे टूरिज्म एंड कल्चरल टूरिज्म। इफ यू कम अक्रॉस गुजरात, ठीक है, तो इको टूरिज्म है कि लोग फार्म स्टेज बनाते हैं, आसपास फार्म के बीच में घर है, फार्म लाइफ से उन्हें जो टूरिस्ट आ रहे हैं उन्हें फार्म लाइफ से बताते हैं कि फार्म लाइफ कैसी रहती है, उनका क्यूजीन क्या रहता है, उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक क्यूजीन उन्हें सर्व किया जाता है। सो दैट्स हाउ थिंग्स आर चेंजिंग। Okay, leading agency is Ministry of Tourism, which released National Strategy for Rural Tourism in 2022 under the vision of rural tourism as a tool for inclusive development, aligned with your UN Tourism Best Tourism Villages Initiative. Already हमने टूरिज्म प्रमोट करने के लिए हमारे पास पिलग्रिमेज प्रसाद स्कीम है और स्वदेश दर्शन स्कीम है, विच इज अ थीमेटिक सर्किट्स। तो नेशनल स्ट्रेटेजी 2022 UNWTO ने हमारे 5 विलेजेस को UN टूरिज्म बेस्ट टूरिज्म विलेजेस का अवार्ड दिया है। पोचमपल्ली, कोंगथांग, लतपुरा खास एंड ढोरडो। अगर हम होम स्टे की बात करें तो तकरीबन 1 लाख रूरल होम स्टेज रजिस्टर्ड हुए हैं एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 2025-26। पोस्ट कोविड एक जो डिमांड रही है मॉन्यूमेंटल हेवी ट्रैवल, वो चेंज होके विलेज एक्सपीरियंसेस पे जाने लगा है। रेवेन्यू फ्रॉम होम स्टेज, फूड एंड क्राफ्ट्स बढ़ा है। सॉफ्ट पावर, अब यूएन बेस्ट टूरिज्म विलेजेस अवार्ड्स लेके आएंगे तो एक सॉफ्ट पावर, सॉफ्ट डिप्लोमेसी भी बढ़ती है। पोचमपल्ली तेलंगाना इक्कत विविंग के लिए फेमस है, वी ऑल नो। कोंगथांग मेघालय में विस्लिंग विलेज है, यहाँ पे जो आवाज आती है वो ऐसा लगता है कि कोई विसल कर रहा है। लतपुरा खास इन मध्य प्रदेश, ढोरडो इन गुजरात। रणोत्सव जो हमारा होता है वो बेसिकली ढोरडो विलेज में होता है।
और थीम है क्राफ्ट, कल्चर एंड कम्युनिटी लेड टूरिज्म। अगर हम जीडीपी की बात करें तो टूरिज्म से तकरीबन हमारा 5% बोथ फॉरेन एंड डोमेस्टिक टूरिज्म से हमारा आता है। रूरल होम स्टे 1 लाख प्लस रजिस्टर्ड रूरल होम स्टे हो चुके हैं। गुजरात की अगर हम रूरल टूरिज्म की बात करें तो ढोरडो तो है ही। अगर आप साउथ गुजरात में जाते हैं, डांग, वाजदा, ये कुछ फॉरेस्ट्री टूरिज्म के नाम पे फेमस है। एरिया है, डांग तो पूरा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। देन ऑफ कोर्स सापुतारा, ये सब रूरल टूरिज्म को सपोर्ट करते हैं। कच्छ हैंडीक्राफ्ट विलेज, ट्राइबल बेल्ट्स ऑफ डांग एंड सापुतारा, कोस्टल हैमलेट्स ऑफर स्ट्रॉन्ग एग्री टूरिज्म एंड क्राफ्ट टूरिज्म। ये जो बेस्ट टूरिज्म विलेजेस का जो मॉडल है ना, वो अब इंडिया में इंडियन कंपटीशन लेवल पे भी लाने की जरूरत है, ठीक है। जैसे नीति आयोग जो है बहुत सारे कॉम्पिटेटिव इंडेक्सेस लेके आती है, उसमें ये चीज भी हम एड ऑन कर सकते हैं। इससे सिर्फ ना कि सिर्फ रूरल टूरिज्म बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ऑल्सो विलेज में सस्टेनेबिलिटी और सारी चीजें आएंगी। मनरेगा एंड पीएम जीएसवाई कन्वर्जेंस की जरूरत है। स्किल इंडिया, हॉस्पिटैलिटी ट्रेनिंग, थ्रू स्किल इंडिया हम ये हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को भी कवर कर सकते हैं। एंड एनफोर्सिंग कैरिंग कैपेसिटी एंड वेस्ट नॉर्म्स, जैसे अगर आप मेघालय में वहां का जो क्लीनेस्ट विलेज है मॉलिंगनोंग, आई थिंक दैट्स द राइट नेम, सो उस विलेज के इकोनॉमी ही, उसे जो क्लीनेस्ट विलेज का खिताब मिला है मॉलिंगनोंग को, उससे उस पूरे विलेज की इकोनॉमी बढ़ रही है। वहां जाके आपको लोकल क्यूजीन ही मिल रहा है खाने में, आप विलेज घूम रहे हो, उसकी एक एंट्री फी है, ठीक है। सो एंटायर विलेज इकोनॉमी उस एक टैग से बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है। नेशनल डिजिटल टूरिज्म मिशन, तो डिजिटल इंडिया का एक और पाथ, एक और जो है एक्सपेंशन, कि अब हम टूरिज्म सेक्टर को भी डिजिटलाइज करना चाहते हैं। एक बेसिकली एक प्लेटफॉर्म जनरेट करना चाहते हैं फॉर द सर्विस प्रोवाइडर्स, फॉर द कस्टमर्स, कि वो एक प्लेटफॉर्म पे उन्हें सारी चीजें विद टर्म्स ऑफ टूरिज्म इजीली अवेलेबल हो जाए। It's a government of India initiative to build a unified, open and interoperable digital tourism ecosystem on digital public infrastructure lines। जैसे आपका ONDC है, उसी की तरह ये हम लेकर आना चाहते हैं। Its goal is to connect all the stakeholders, tourist service providers, regulators and the payment systems on standardized protocol. Build on India's tech model and it is aligned with विकसित भारत 2047 मिशन। विकसित भारत में सारे सेक्टर्स कवर होंगे, 2-4 सेक्टर से हमारा भारत डेवलप नहीं होगा, राइट। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इसकी नोडल मिनिस्ट्री रहेगी जो कि इसे लीड करेगी। इंटीग्रेटिंग एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट, अट्रैक्शंस, पेमेंट्स एंड ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑन द सिंगल ओपन नेटवर्क। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ये फ्रेमवर्क लेके आई है, ओएनडीसी के मॉडल पे ही इसे हम कर रहे हैं। एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म मोनोपोलिसी जैसे मेक माई ट्रिप एंड ऑल, उसे हम रिप्लेस करना चाहते हैं और विकसित भारत का भी ये एक पार्ट रहेगा। डीपीआई फॉर टूरिज्म, इंडिया टेक पैटर्न फॉर आइडेंटिटी, आधार, पेमेंट फॉर यूपीआई एंड सर्विसेज इन द टूरिज्म डोमेन। ओपन प्रोटोकॉल, ओएनडीसी के स्टाइल में ओपन प्रोटोकॉल रहेगा, सबको सब कुछ अवेलेबल है। डोमेन रेल्स इंटीग्रेटिंग विद डिजिटल डिजी यात्रा, आईआरसीटीसी एंड स्टेट टूरिज्म पोर्टल, ठीक है। एंड कंसेंट बेस्ड रजिस्ट्री, बिना कंसेंट के आपका किसी का वहां पे रजिस्ट्री नहीं होगा, सो ग्रीवेंस रिड्रेसल भी इजी है। स्टेक होल्डर्स है आपके टूरिस्ट, कंसेंट बाय टूरिस्ट रजिस्ट्री, सेफ्टी एंड रिड्रेसल, सर्विस प्रोवाइडर, होटल्स है, ट्रांसपोर्ट्स है, अट्रैक्शन, गाइड, सबके लिए ही एक सेम पोर्टल। रेगुलेटर्स, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, स्टेट टूरिज्म बोर्ड्स एंड आरटीओस जो है इनके रेगुलेटर्स रहेंगे। यूपीआई गेटवे रहेगा और ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम भी जनरेट होगा। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म लीडिंग मिनिस्ट्री है। ओएनडीसी, डीपीआई इसका एक मॉडल है जिसपे हम काम कर रहे हैं। टूरिज्म 5% एज मैंने कहा कि जीडीपी में हमारा शेयर है।
और डीपीडीपी के थ्रू हमारा जितना भी डेटा है उसकी प्रिवेसी और उसे सेफ्टी रखना। ऑलरेडी गुजरात में हमारा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है, रण उत्सव है, सोमनाथ द्वारका जैसे इनके अलग अलग पोर्टल्स हैं, वहां पे जो है यूनिटी स्मॉल ऑपरेटर होम स्टे सबका बुकिंग इजीली है। एमएसएमई को बूस्ट करना, गाइड्स है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स है, सबको एक लेवल प्लेटफॉर्म मिलेगा। फेज सेक्टर में अभी गोवा, केरला, राजस्थान में इसे स्टार्ट किया है, ठीक है। एमएसएमई कैपेसिटी को ज्यादा जनरेट करना है और डीपीडीपी को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेंथन करना है, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म पे इतना सारा डेटा रहेगा तो उसे प्रोटेक्ट करना भी इंपॉर्टेंट है। टूरिज्म गवर्नमेंट की एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर भी है, प्लस गवर्नमेंट का फोकस भी है इन टूरिज्म कि यहां से हम इकोनॉमी कितनी और कैसे जनरेट करें। सो दैट्स व्हाई दिस सेक्टर बिकम्स इंपॉर्टेंट। ऑल्सो गुजरात की खुद की टूरिज्म पॉलिसी भी है। सो विद टर्म्स ऑफ जीपीएससी टूरिज्म एक इंपॉर्टेंट एरिया है जहां से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी अदर एरिया विच यू वांट टू बी कवर्ड इन द ओटीपी सेक्शन, प्लीज हमें बताइए इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू हैव एनी डाउट कमेंट सेक्शन में बताइए। And till then, all the best and thank you.